योगिता महोदया, एक क्षणं तिष्ठन्तु। रिकॉर्डिंग शुरू करना। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, जो जिसमें हम लोग आज पंचतंत्र ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं और प्रशिक्षक के रूप में हमारे डॉक्टर श्रेयस कुरामने जी हैं। और इस कार्यक्रम की कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने परंपरा के अनुसार मंगलाचरण के लिए हम योगिता जोशी मैम को आमंत्रित करते हैं कि मैम मंगलाचरण करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद महोदय। सर्वे एकाग्रतया उपविशन्तु। आरम्भं करिष्यामः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। धन्यवादम्। धन्यवाद महोदया। अब इसकी अगली कड़ी में हम जो आज के हमारे वक्ता हैं उनका सामान्य परिचय एवं स्वागत के लिए डॉक्टर दीपिका दीक्षित मैम से निवेदन करेंगे कि मैम इनका सामान्य परिचय हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। कोई बात नहीं है विश्वेश्वर, पहले आवेदन ही सही और फिर निवेदन, दोनों हम एक ही में मान लेते हैं। और सर्वप्रथम यहाँ पर जो आज के हमारे प्रमुख प्रशिक्षक अतिथि विद्वान जो हमारे उपस्थित हुए हैं, उनका मैं स्वागत, अभिनंदन व आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम सभी के लिए कुछ समय को कल्पित किया है। और महोदय जी जिस स्थान से हैं, जिसकी चर्चा हम जब महाकालिदास के मेघदूतम को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि श्री विशालाम विशालाम पुरीम अनुसर, और उसके बाद में कालिदास जी कहते हैं दिवा कांति मत खंडम एकम। ऐसे दिव्य शोभनीय स्थान से हमारे आज के प्रमुख प्रशिक्षु जो हैं प्रशिक्षुगण जो प्रशिक्षक हैं डॉक्टर श्रेयस कुरामने जी, जो कि सहायक प्राध्यापक शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन से हैं, और आपकी स्नातक विद्यावारिधि का जो भी अध्ययन आपका क्षेत्र रहा है वह विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में ही रहा है। और इसी के साथ साथ आप संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ हैं। आपके विविध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध व पत्र लेखन का जो विषय आधार है वो समसामयिक संदर्भों से प्लावित प्रतीत होता है। साथ ही गूढ़ विषयों पर भी आपकी चिंतन विधि प्रगाढ़ एवं उत्कृष्ट है। वैविध्य से परिपूर्ण कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों में आपकी सक्रिय सहभागिता दृष्टिगोचर होती है आपके इतिवृत्त से। अनंतर यदि हम आपके सम्मान की बात करें, आपके पुरस्कारों की बात करें, तो वैदिक तिलक जो कि राष्ट्रीय अलंकरण अखिल भारतीय विद्युत परिषद वाराणसी से आपको अलंकृत किया जा चुका है। और तदनंतर आपने बहुत सारी जो है कार्यशालाएं जिसमें आपकी सक्रिय सहभागिता दिखती है हम सभी को। और एक संगीत एवं संस्कृत शिक्षण कार्यशाला जो कि 21 दिवसीय रही है, जिसमें आप समन्वयक के रूप में वहाँ पर थे। और न केवल भूधरा बल्कि आकाशवाणी इंदौर केंद्र से संस्कृत वार्ता और चिंतन कार्यक्रमों में भी आपकी सहभागिता दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों निमित्त, अर्थात हम संक्षिप्त में कहें तो छात्र कल्याण के लिए, छात्र हित के लिए आप विविध संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क रूप से चला रहे हैं। ये
आपकी इस निमित्त मैं भूरिसह प्रशंसा भी करती हूँ। श्लाघनीय है आपका यह प्रयास। संस्कृत वाङ्मय के विविध पक्षों के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, व्याकरण तथा वैदिक मंत्रों के अनुप्रयोग तथा कर्मकांड के विविध प्रयोगों का छात्रों को आप निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे आज के मूर्धन्य विद्वान का मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ अपनी इस कार्यशाला में। साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं उनका भी मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ जो प्राणाधार हैं इस कार्यक्रम के हमारे प्रशिक्षुगण, उन सभी का मैं यहाँ पर पुनः स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और तत्पश्चात जो हमारी तो मुख्य मार्गदर्शक हैं उनका भी मैं पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन व प्रणाम उनके प्रति अर्पित करते हुए, जो मुख्य संस्थापक हैं, सह संयोजिका हैं और जो हमारे यहाँ पर छात्र संयोजक हैं और जो कि नाकी भरते हुए एक नक्षत्र की भांति हैं। आप देख रहे हैं नक्षत्र मंडल से घिरे हुए भी रहते हैं प्रतिदिन। तो ऐसे विशेषज्ञ को भी मैं अपने कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन व्यक्त करते हुए सभी को एक दंतेन पुनः स्वागत, अभिनंदन व कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए बहुशः धन्यवादः। धन्यवाद मैम। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विलंब न करते हुए अब हम सर को आमंत्रित करते हैं कि वह आए। और जैसे हम लोगों का कार्यक्रम ये निर्धारित है सर कि 40 मिनट पहले आप समय देंगे, प्रशिक्षित करेंगे हम लोगों को, और उसके बाद से 10 मिनट समय दिया जाता है प्रश्नोत्तरी के लिए। तो अपने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सर निवेदन है कि इसी में अपना वो करें सर। कार्य ये प्रशिक्षण प्रारंभ हो उससे पूर्व जितने भी यहाँ पर समुपस्थित हैं उनसे पुनः एक बार फिर वही बात, जो कि अनिवार्यतया सभी अपने वीडियो के साथ जुड़ेंगे एक बार, ताकि आपके जो प्रशिक्षक हैं उनको भी एक जो आपका मुख दर्शन है वो भी हो और उनको भी उत्साहवर्धन हो, जो नहीं सभी सजीव अवस्था में जीते जागते यहाँ पर हैं और कोई भी केवल मात्र जुड़ने के लिए नहीं जुड़ा है। सभी अपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें जुड़ना चाहिए और सक्रिय रूप से। तो जितने भी हैं सभी वीडियो ऑन करके जुड़ेंगे और जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा उनको रिमूव करेंगे। ये भी बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए आप लोग, क्योंकि केवल कह रहे हैं उससे नहीं काम चलेगा। जितने यहाँ पर हैं, ज्योति, प्रियंका सिंह, सरोज पांडे, तन्मयी परिदा, दिव्यादेश पांडे आदि जो वीडियो के साथ नहीं यहाँ पर जुड़ेंगे उनको रिमूव करेंगे। इसीलिए अनिवार्य रूप से जो है अनिवार्यतया वीडियो के साथ जुड़िए आप। चलिए मैं स्क्रीनशॉट एक ले लेता हूं। जितने लोगों का आ गया है सभी अपना वीडियो अनिवार्य रूप से ऑन कर लें। बार बार मैं कह रहा हूं, फिर आपको अनुचित लगेगा जो आपको रिमूव किया गया, क्योंकि ये प्रशिक्षण का जो ये वर्ग है वो अनिवार्य रूप से सभी के लिए महत्वपूर्ण है और आपकी उपस्थिति उतनी ही अपेक्षित है। क्योंकि अगर आप सक्रिय नहीं हैं तो फिर वो कार्यशाला नहीं, वो केवल व्याख्यानमाला होता है और ये व्याख्यानमाला नहीं है। तो इसीलिए जितने भी व्यक्ति हैं, बार बार आप लोगों का नाम न लेना पड़े, क्योंकि नाम लेना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आपका नाम गूंजता रहेगा, जो कि आप इस नियम को पालन नहीं करते हैं थे यहाँ पर, तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए जितने भी रेस्ट 11 और बचे हुए हैं जिन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, नाम सभी का दिख रहा है मेरे सामने में, 11 व्यक्ति और हैं। चलिए अब विश्वेश्वर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। जो ये 11 व्यक्ति हैं उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, उनका अलग से मैं रिकॉर्ड रख ले रहा हूँ। जी सर, आवश्यक भी है सर।
सर पीपीटी वो करना पड़ेगा ना? जी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय विपिन कुमार झा जी इस कार्यक्रम के हमारे अध्वर्यु के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं। साथ ही साथ हमारी अग्रजा डॉक्टर दीपिका दीक्षित मैडम और सममेव डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी मैडम और श्री विश्वेश्वर पांडे जी और समुपस्थित विद्वज्जन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के प्रति अपनी प्रणामांजलि अर्पित करते हुए मैं अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करना चाहता हूं। मेरा पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है क्या? बताएंगे? जी सर, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? जी 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 जी। बस वो क्या है, वो जरूरी है, वो जरूरी है। जस्ट मिनट। जी। दिख रहा होगा ऐसा मुझे बताइएगा केवल। तो हो रहा है? हाँ जी। अहये बुद्ध्याय नमो वृद्ध्याय नमो नमोस्तु गणपतये आर्यायै भारत्यै नमो नमो विष्टरश्रवसे जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झण झण झिंझम झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटन नाटित नाट्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवान श्री महाकालेश्वर की इस पुण्यधरा से भारतवर्ष और भारत से इतर देशों से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं भगवान महाकाल की नगरी से प्रणाम करता हूं और भगवान महाकालेश्वर की नगरी में रहते हुए विद्या अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजनों से। तो उन गुरुजनों से पठित एक पद्य सहसा स्मरण में आ रहा है। टीकाकार हैं आचार्य मल्लिनाथ, कहते हैं नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षितम उच्यते। तो महाकाल की नगरी उज्जैनी जो कि काल गणना का केंद्र रही है, तो काल का अतिक्रमण नहीं करते हुए अपने मूल कथ्य पर आता हूं और मैं चाहूंगा कि ये कार्यशाला जो कि आदरणीय झा जी ने कहा कि ये व्याख्यान होकर न रह जाए, ये उभय पक्ष में इसमें संवाद हो और यथामति समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहूंगा। संभवतः विषय का जब निर्धारण हुआ तो उस समय जो है पंचतंत्र केवल इतना शीर्षक मुझे प्राप्त हुआ था। तदुपरांत जो है जब मैं पत्रक देखता हूं तो मुझे वो मूल ग्रंथ ऐसा उसमें इंगित होता हुआ दिखा। लेकिन पंचतंत्र जैसे व्यापक विषय को, उसके कथ्य को व्याख्यायित करना किसी एक 40 मिनट के व्याख्यान में, वो तो संभव नहीं है। और विशेषकर जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ग्रंथों का आलोचन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उनके लिए इतिहास की दृष्टि से सामान्य परिचय उनको हो इस ग्रंथ का, इसी उद्देश्य से ये प्रस्तुतिकरण मेरे द्वारा जो है वो तैयार किया गया है। हम प्रारंभ कर रहे हैं। पंचतंत्र जो कि विश्व विश्रुत ग्रंथ है, जिसके रचयिता सकल शास्त्र पारंगत वयोवृद्ध विद्वान और आदर्श शिक्षक या आचार्य कहना चाहिए, ऐसे वरेण्य पंडित प्रवर विष्णु शर्मा हैं। और पंचतंत्र के माध्यम से इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय कथा साहित्य के स्वरूप, उस कथा साहित्य के क्या क्या गुण हैं, कथा साहित्य को यदि हम देखें तो संस्कृत की दृष्टि से जो है वो किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, पंचतंत्र का स्वरूप क्या है, और पंचतंत्र की विश्वव्यापी जो यात्रा है
उस यात्रा पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारा भारतीय कथा साहित्य जो है वो विश्व के साहित्य में अत्यंत आदरणीय है। यदि जब हम पाश्चात्य विद्वानों का चिंतन करते हैं तो हमको एक बात ध्यान में आती है कि उन्होंने जब संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया या विश्व में जब संस्कृत के ग्रंथ पहुंचे हैं तो उनमें हमारे भारतवर्ष के कथा साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो कथा साहित्य है, ये कथा साहित्य क्यों इतना विश्व प्रसिद्ध हो पाया, तो उसकी अपनी रोचकता है, उसमें विद्यमान जो सरलता है, जो उसकी उपदेशात्मक शैली है, उसके कारण विश्व विश्रुति है हमारा भारतीय कथा साहित्य है। और भारतीय कथा साहित्य की अपनी इन विशेषताओं के कारण विश्व के सभी देश भारतीय कथा साहित्य के आधार पर भारत को कथा साहित्य का जनक मानते हैं और उसे माना जाना चाहिए। लोगों ने कहा है कि माना जा सकता है, लेकिन नहीं, जनक है। उसका कारण क्या? तो उसका कारण यह है कि हमारा जो कथा साहित्य है वो भारत को किस प्रकार से देखना चाहिए, भारतीयता क्या है, भारत की जीवन के प्रति दृष्टि क्या है, भारत का विचार चिंतन क्या है, और विशेष रूप से अन्य कथा साहित्यों की जब हम की ओर अवलोकन करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो उनमें और भारत के कथा साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि जो नैतिकता है, जो नीति संबद्ध विषय हैं, वो हमारे कथा साहित्य के प्राण हैं। और भारतीय कथा साहित्य में विशेषकर हम संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिए बिना उसके स्थान पर प्राणियों को उसका प्रतीक बनाया गया। अर्थात विश्वव्यापी जो पाशविक प्रवृत्तियां हैं, उन पाशविक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हुए उनका संबंध मानवीय प्रवृत्तियों से किस प्रकार है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से आज की स्थिति में भी देखा जाए तो किसी की गुण दोष पुरस्सर जब अपन आलोचना करते हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति विशेष जो है वो क्रुद्ध हो जाए, रुष्ट हो जाए। तो इसका विचार जो है वो हमारे मनीषियों ने किया और व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर पशु पक्षियों के माध्यम से व्यक्ति को नीति मार्ग पर प्रवृत्त करने का अत्यंत महनीय प्रयास उन्होंने किया। और ये पात्र, फिर वो सिंह हो, मूषक हो, श्रृगाल हो, काक हो, आदि नीति शिक्षा और आचार ज्ञान और कर्तव्य क्या होता है, इन सबका उपदेश जो है हमें देते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय कथा साहित्य के कई गुण हैं और उन गुणों में मनोरंजकता, जब तक मन को रंजक नहीं होगा कोई तत्व, तब तक जो है वो किसी भी प्रकार से उसकी समाज में स्वीकृति नहीं होती, विशेषकर साहित्य के क्षेत्र में। और कथा साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो कुछ गुण जो है वो है इसमें विद्यमान, जो कि इसको विशेष बनाते हैं अन्य साहित्यों से। पहला है कुतूहलता। एक कुतूहल की प्रवृत्ति है, एक कौतुक है, विनोद है, उल्लास है, कहीं छल प्रपंच है, कहीं प्रेम है, कहीं विश्वासघात है, कहीं हम देखते हैं कि धर्म की ओर समाज को अग्रसर किया गया है, कहीं नीति है, कहीं सदाचार की बातें हैं, और किस प्रकार से समाज में व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार ज्ञान की भी चर्चा जो है हमारा कथा साहित्य करता है। भाव किस प्रकार से प्रकट किए जाएं सम्यक रूप से, उस भाव सौष्ठव को केंद्र में रखा गया। और साथ ही साथ जब
काव्य की चर्चा होगी तो काव्य सौंदर्य उनके पद्यों में, उनके गद्यों में सहजतया हमको अनुभूत होता है। हम संस्कृत के कथा साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम है नीति कथा, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। इनमें उपदेश परक पशु कथाएं सम्मिलित हैं। और दूसरी है लोक कथा। लोक कथा में आश्चर्यकारी कई कथाएं और लोक में प्रचलित जो है जन सामान्य जिनसे जुड़ा हुआ है, ऐसी कथाएं जो हैं वो समाविष्ट हैं। हमारा ये जो संस्कृत का कथा साहित्य है, इसका उद्गम और विकास किस प्रकार से हुआ, इस पर जरा संक्षेप में दृष्टिपात कर रहे हैं। संस्कृत के कथा साहित्य का उद्गम भी संस्कृत की अन्यान्य धाराओं के समान वैदिक साहित्य से ही हुआ है। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 10 मंडलों में विभक्त इस शब्द राशि वेद के अंतर्गत अनेक संवाद सूक्त हमको प्राप्त होते हैं, जिनमें कथा का जो मुख्य तत्व है वो है संवाद। जिस प्रकार से आप और हम आज माननीय झा जी के माध्यम से संवाद कर पा रहे हैं, तो ये जो संवाद है, ये संवाद हमको ऋग्वेद के कई सूक्तों में प्राप्त होता है। विशेषतया मैं लक्षित करना चाहूंगा यहाँ पर सरमा और पणी का संवाद, विश्वामित्र और नदी का संवाद, और अन्यान्य संवादों की चर्चा जो है वो प्राप्त होती है ऋग्वेद में। और विशेषता यह है कि जब हम सरमापणी जैसे संवाद को देखते हैं अथवा मंडूक सूक्त जैसे सूक्त को देखते हैं, तो अध्ययन करने पर यह विदित होता है कि वहां पर मानव से इतर जो प्राणी हैं उनको मानवीय प्रतिनिधि बनाकर उनसे संपर्क स्थापित किया गया है। एक शुनी है जो इंद्र का जो है वो दूत कर्म कर रही है, पणियों से जाकर संवाद कर रही है। देखते हैं मंडूक सूक्त में कि वहां पर मंडूक जो है वर्ष भर वर्षा काल आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जो है जिस प्रकार वैदिक मंत्रों का उद्घोष करते हैं और वर्षा काल आने पर वैसे ही वो मंडूक गण भी जो है वो तत्समान जो है अपनी जो है ध्वनि कर रहे हैं। साथ ही साथ संहिता ग्रंथों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य में ही ऐतरेय आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी उपदेशात्मक पद्यों का समावेश हमको प्राप्त होता है, जो कि कथा साहित्य की ओर इंगित कर रहे हैं। हरिश्चंद्र का उपाख्यान चरण वही मधुविंदती चरैवेति चरैवेति। और छांदोग्य उपनिषद में भी जब हम सत्यकाम जाबाल की कथा देखते हैं, रैक्व का आख्यान देखते हैं, तो कई जीव जंतु जो है वहां पर जो है उस कथा में सहभागी हो रहे हैं और उन मानवीय पात्रों को अपने कथन से प्रभावित कर रहे हैं। द्याद विवेद करके एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने नीति मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा है। उस नीति मंजरी ग्रंथ में वैदिक आख्यानों को नीति कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी प्रकार जब वैदिक साहित्य से इतर हम जब चर्चा करते हैं तो रामायण में नीतिपरक कथाओं का उल्लेख है, लेकिन विशेष रूप से यदि उसका पल्लवित रूप देखना हो तो हमको महाभारत की ओर आना होगा। महाभारत के शांति पर्व और अन्यान्य पर्वों में कई पशु कथाएं जो हैं वो हमको प्राप्त होती हैं, जो कि नीति परक है, और निरंतर उनका विकास हमको वहां पर दिखाई दे रहा है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विशेष तथ्य यह है कि महाभारत के शांति पर्व में
इतिहास के समीक्षकों ने जब उसका आलोचन किया है तो वहां वे बताते हैं कि 12 नीति कथाएं जो हैं वो शांति पर्वों में संकलित हैं। कालक्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो महाभाष्यकार पतंजलि भी कथा सूचक लोकोक्तियों को अपने महाभाष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। काकतालीय है और कई तो ऐसे हैं कि जिनके नाम पर पंचतंत्र का एक तंत्र लिखा गया। काक और उलूक ऐसा मानते हैं कि जिन प्राणियों के मध्य शाश्वतिक वैर होता है उनके नाम भी एक साथ लिख दिए जाते हैं। तो कौआ और उलूक अर्थात उल्लू, इनका भी जो है वो परस्पर जो है वो नित्य वैर है, शाश्वतिक वैर है। ये आपस में एक साथ जो है वो जमकर निभा नहीं सकते। तो उनकी चर्चा भी जो है पतंजलि जो है वो कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं अपने महाभाष्य में। इसी प्रकार जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक, ऐतिहासिक, पौराणिक इन ग्रंथों की चर्चा के साथ जो बौद्धों की जातक कथाएं हैं, उन जातक कथाओं में भी ईसा पूर्व 380 के लगभग बुद्ध के जन्म से संबद्ध कथाओं का लेखन होता रहा और उन कथाओं में भी नीति परक चर्चा हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो श्रमण संप्रदाय है अर्थात जो जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य में भी तीर्थंकरों के पूर्व जन्म से संबद्ध कथा रूप में हमको जातक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। मैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, उसका नाम है भरहूत। वहां पर एक अशोक के काल का स्तूप है और बड़ा प्रसिद्ध है। और उस सतना जिले में अवस्थित उस स्तूप पर पशु कथाओं का नामोल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। उत्कीर्ण मतलब उन कथाओं का नाम उत्कीर्ण किया गया है वहां पर। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य है उस संस्कृत के, उस कथा साहित्य के विकास क्रम का। इसी प्रकार आर्यशूर नाम के एक वेत्ता हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने नीति कथा के रूप में संस्कृत भाषा में जातक माला नाम का ग्रंथ लिखा, जिनमें 35 जातकों का संग्रह है, जो कि संस्कृत भाषा में निबद्ध ग्रंथ है। अब हम हमारे मूल ग्रंथ पर आते हैं। हमने सर्वप्रथम कहा कि यह जो पंचतंत्र जो ग्रंथ है, ये पंडित प्रवर विष्णु शर्मा की रचना है। और ये जो विष्णु शर्मा हैं वो शिक्षक हैं, वो आचार्य हैं। और वस्तुतः कोई आचार्य तभी हो सकता है जब वो विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय हो अपने शिक्षण दक्षता के कार्य के कारण से। और स्वयं जो है कथामुख में वो विष्णु शर्मा अपने संदर्भ में लिख रहे हैं, अपने संबंध में लिख रहे हैं कि सकल शास्त्र के वो पारंगत विद्वान हैं और छात्रों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। और कोई युवा लोकप्रिय हो जाए वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन ये 80 वर्ष देशीय 80 वर्ष के वयोवृद्ध विद्वान हैं और उसके बाद भी जो है अपने पठन पाठन के कार्य में ये आचार्य प्रवर लगे हुए हैं। पंचतंत्र के लेखक के संदर्भ में कुछ मान्यताएं जो है पाश्चात्य विद्वानों ने और कतिपय भारतीय विद्वानों ने स्थापित की है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आचार्य चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के रचयिता हैं और राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उनका एक नाम विष्णु शर्मा या विष्णुगुप्त है। तो कतिपय विद्वानों ने यह माना है कि चाणक्य और विष्णु शर्मा यदि दोनों एक ही हैं तो चाणक्य को ही पंचतंत्र का लेखक मानना उचित है। किंतु जब हम कथामुख की ओर
दृष्टिपात करते हैं तो प्रस्तावना में 10 श्लोक आए हैं। उन 10 श्लोकों में स्वयं विष्णु शर्मा ने चाणक्य, मनु आदि आचार्यों का नामोल्लेख किया है, और उस नामोल्लेख के क्रम में विष्णु शर्मा और चाणक्य जो है वो पृथक पृथक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। और परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो पंचतंत्र का लेखक आचार्य विष्णु शर्मा को माना गया है। अब पंचतंत्र के रचना काल को लेकर भी मतैक्य नहीं है। यदि पंचतंत्र को यदि चाणक्य की ही रचना मान ली जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालिक हैं वे तो ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य उसका समय आकर ठहरता है। पंचतंत्र पर अत्यंत श्रमसाध्य शोध कार्य करने वाले हर्टेल नाम के प्राध्यापक हैं। वे पंचतंत्र का जो समय है वो 200 ईसा पूर्व के लगभग स्वीकार कर लेते हैं। इतिहासविदों ने और हमारे साहित्य समीक्षकों ने भाषा को आधार बनाकर पंचतंत्र में निबद्ध जो भाषा है उस भाषा का चिंतन किया, उसको उस पर अपने विचार व्यक्त किए और उसके आधार पर उन्होंने ये माना है कि प्रायः 300 ईसा पूर्व के आसपास पंचतंत्र रचा गया होगा, ऐसा माना जाना उचित है। भारत के कई ग्रंथ जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य निधि हैं, उनमें से एक पंचतंत्र भी है। लेकिन वर्तमान में ये जो पंचतंत्र है वो अपने मूल स्वरूप में प्राप्य नहीं है और अनेक इसके संस्करण, ये समझिए कि इस प्रकार की वाचनाएं लोक में प्रचलित जो कथाएं हो गई पंचतंत्र के नाम से, उन संस्करणों में इसके मूल स्वरूप का संकेत मात्र मिलता है। 2 महत्वपूर्ण पाश्चात्य विद्वानों का नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा। एक है एजर्टन और दूसरे हैं प्रोफेसर हर्टल। इन दोनों ने, विशेषकर एजर्टन जो है वो, उन्होंने पंचतंत्र के मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अनेक वाचनाओं पर श्रमसाध्य शोध कार्य किया है और इसी प्रकार जो है हर्टल का भी उसी प्रकृति का योगदान है। वर्तमान में यदि हम पंचतंत्र के संस्करणों की या वाचनाओं की चर्चा करते हैं तो पंचतंत्र की वर्तमान में 8 वाचनाएं या संस्करण जो है उपलब्ध हैं। उन 8 वाचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। तंत्राख्यायिका, ये पंचतंत्र की प्राचीनतम वाचना है। दूसरा है सरल पंचतंत्र। तृतीय है एक जैन साधु हैं पूर्णभद्र, उन्होंने पंचाख्यानक नाम से जो है इस वाचना को स्वीकृति प्रदान की है, निबद्ध किया है। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में प्रचलित जो पंचतंत्र का स्वरूप है वो है दक्षिणी पंचतंत्र। और नेवारी लिपि में लिखा हुआ नेपाल में प्रचलित जो पंचतंत्र की जो वाचना है वो नेपाली पंचतंत्र है। और स्वयं नारायण पंडित ने जो हितोपदेश लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि मैंने पंचतंत्र से कथाओं का आकर्षण किया है हितोपदेश में। तो पंचतंत्र का मूल स्वरूप हितोपदेश में भी संरक्षित है, तो हितोपदेश भी उसके अंतर्गत एक है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी संस्करण जो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रचलित रहा है, लिखा गया है, वो एक संस्करण है। और अंतिम संस्करण है पहलवी संस्करण, जिसके आधार पर अरबी और फारसी, ईरान, इराक, इन देशों में इस पंचतंत्र के अनुवाद पहुंचे। इस प्रकार से ये 8 वाचनाएं हमको पंचतंत्र की प्राप्त होती हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र
क्यों पड़ा, इस पर हमको देखना चाहिए। कई इतिहास के लेखकों ने यह कहा कि मूल रूप से ये जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र में अनेक तंत्र रहे होंगे और अब आकर जो है वो पंचतंत्र जो है वो 5 तक सीमित हो गया है। तनु विस्तारे धातु है तंत्र शब्द में, और पंच का अर्थ है 5 संख्या। तो तनोति विस्तारयति, इस दृष्टि से देखा जाए तो 5 प्रकार के विषयों को विस्तृत रूप में व्याख्यायित करने वाला यह ग्रंथ है। और जो ये तंत्र शब्द है, इसका यदि सामान्य यदि हम अर्थ समझे तो यहाँ पर 5 अलग अलग विभाग हैं, 5 अलग अलग सिस्टम हैं जिनकी चर्चा वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि श्रद्धेय गुरुचरण आचार्य मुसलगांवकर जी का एक वचन अभी स्मरण हो रहा है। तो वो अपने पाठ में उन्होंने कहा था कि सकृद अनुष्ठानम तंत्रम, अर्थात कि एक जो विषय है उस विषय को समाविष्ट करते हुए एक साथ निबद्ध कर देना ये तंत्र है, ऐसा मीमांसा दर्शन मानता है। और यहाँ पर जो शास्त्र है वो है नीति शास्त्र, और राजनीति और लोक नीति का मंजुल समन्वय यह ग्रंथ अपने आप में किया हुआ है। और यहाँ पर नीति शास्त्र से युक्त जो शासन विधि है, किस प्रकार से लोक में राजनीति है, उसके 5 अलग अलग गुर जो है इन्होंने कथाओं के माध्यम से बताए हैं। तो कथा क्या है पंचतंत्र की, उसके स्वरूप को जरा जान लेते हैं। दक्षिण में महिला आरोप्य नाम का एक राज्य है, वहां के राजा हैं अमर शक्ति, और उनके 3 मूर्ख पुत्रों को राजनीति शास्त्र में पारंगत बनाने का महत्तम जो बीड़ा है वो वयोवृद्ध विद्वान विष्णु शर्मा ने उठाया है, और उन्होंने उनके ज्ञान के लिए ये पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा। और बिल्कुल 6 मास की अवधि में उन तीनों मूर्ख पुत्रों को राजनीति का वेत्ता बनाकर अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने पूर्ण की। तो हम देखते हैं कि पंचतंत्र में कितनी कथाएं हैं और क्या उसका स्वरूप है। पंचतंत्र में 5 मुख्य कथाएं हैं, जो कि उन मुख्य कथाओं के साथ अनेक उप कथाएं उनसे जुड़ती चली जाती हैं। संस्कृत के लेखन को यदि हम समझें तो देखते हैं कि सरल और सरस भाषा में जो संस्कृत का प्रचार हुआ, उसकी लोक स्वीकृति जो जन जन तक पहुंची है, उसमें पंचतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। कहीं पर भी पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, लेकिन अपने पांडित्य से संवलित करते हुए लोकग्राहिता, मनोरंजकता किस प्रकार से हो सकती है और सरसता से युक्त विषय का उपस्थापन जिस प्रकार से पंडित प्रवर विष्णु शर्मा कर रहे हैं, वो अत्यंत प्रशंसनीय है। तो यदि हम देखते हैं तो 5 तो मुख्य कथाएं हैं, और उन मुख्य कथाओं के साथ अनेक उपकथाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, और उन उपकथाओं की यदि हम संख्या देख लें तो सब मिलाकर यहाँ पर 75 कथाएं हमको इस पंचतंत्र में हमको प्राप्त हो रही हैं। और पंचतंत्र भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो गद्य और पद्य इन दोनों लेखन विधाओं से समन्वित है। और पद्य जो कि पंडित समुदाय में जो है अत्यंत प्रचलित हैं, उन पद्यों की संख्या भी जो है वो लगभग 1100 है। पंचतंत्र का स्वरूप क्या है? तो 5 अलग अलग तंत्र हैं। प्रथम तंत्र है मित्रभेद, जिसमें एक मुख्य कथा और 22 उपकथाएं आती हैं। मुख्य कथा क्या है? तो सिंह और बैल की मित्रता को जो है तुड़वाना, काक, कूर्म, मृग और चूहे की मैत्री उसको बतलाना,
ये यहाँ पर जो है बतलाया गया है। दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति। 6 उप कथाएं हैं और उपकथाओं की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे कम उपकथाएं मित्र संप्राप्ति में हैं और काक, कूर्म, मृग और मूषक की कथा जो है वहां पर आई है। तृतीय जो तंत्र है वो काकोलुकीय है। 16 उपकथाएं इसमें हैं और कौवे और उलूक की कथा चर्चा हम करेंगे आगे। और चतुर्थ है लब्ध प्रणाश। 11 उपकथाओं समन्वित है और बंदर और मगर की अत्यंत प्रसिद्ध कथा है। और जो प्रायः विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भाग पाठ्यक्रम में समाविष्ट है वो है अपरीक्षित कारक, और इसमें भी ब्राह्मणी और नकुल की कथा है और 14 उपकथाएं इसमें समन्वित हैं। एक एक करके थोड़ा सा हम संक्षेप में देखते हैं और अपने कथ्य को समाहित करने का प्रयास करते हैं। मित्र भेद जो है ये प्रथम तंत्र है इसका। मित्र में और मित्र में भेद किस प्रकार से हो सकता है या करवा दिया जाए उसकी नीति जो है यहाँ पर वर्णित है। कोई 2 परम मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, उनमें जो है वो झगड़ा कराने से क्या परिणाम घट सकते हैं उसको बताती हुई कथा है। एक पिंगलक नाम का सिंह है और संजीवक नाम का बैल है। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन 2 दुष्ट श्रृगालों ने, सियारों ने, जिनका नाम करटक और दमनक है, उन दोनों के मध्य जो है वो फूट डाल दी और बेचारा जो संजीवक, जो बैल है, निरपराध है, वो अपने मित्र के हाथों ही मारा गया। ये मुख्य कथा है। द्वितीय तंत्र है मित्र संप्राप्ति। इसमें मित्र किस प्रकार से बनाए जाएं, केवल मित्र नहीं बनाए जाएं, उपयोगी मित्र किस प्रकार से बनाए जाएं, इसको केंद्र में रखकर विष्णु शर्मा अपनी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि एक मुख्य कथा है उसमें कि एक कौवा है, कूर्म है, कछुआ है, हिरण है और मूषक हैं। ये सब के सब जो है वो साधनहीन है, लेकिन ये परस्पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार से उपयोगी हुए और एक दूसरे की मित्रतावशात सहायता करके बड़े से बड़े बलवान को जो है परास्त कर कर सुखी हो जाते हैं। तृतीय जो तंत्र है वो है काकोलूकीय। काक मतलब कौवा, उलूक मतलब उल्लू। इनमें इस तंत्र के अंतर्गत जो है संधि विग्रह, अर्थात किसी को स्वार्थ सिद्धि के लिए मित्रता करनी पड़ जाए तो उसने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, और बाद में अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो उसे धोखा देकर, क्योंकि शत्रु तो शत्रु ही है, उसे नष्ट भी कर देना चाहिए। इस प्रकार से ये नीति शिक्षा हमको यहाँ पर प्राप्त होती है। तो प्रमुख कथा क्या है, तो वो कौवा जो है वो उलूक से मित्रता कर लेता है, जबकि उन दोनों के मध्य जो है शाश्वतिक वैर है, और बाद में मित्रतावशात जो है उसकी कमियों को जानकर बाद में उस उल्लू के दुर्ग में ही आग लगा देता है। चतुर्थ तंत्र है लब्ध प्रणाश। लब्ध अर्थात जो प्राप्त है उसको नष्ट कर देना अपनी बुद्धिहीनता के कारण से। तो ये जो लब्ध प्रणाश है ये हमको सिखाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बुद्धिबल से जीत जाता है, और जो मूर्ख होता है वो लब्ध, जो प्राप्त की हुई जो वस्तु है उससे भी हाथ धो बैठता है। एक कथा है, एक बंदर है और एक मगर है, उन दोनों की मित्रता है, लेकिन क्या है, मगर की जो पत्नी है वो ये चाहती है कि बंदर को मार कर उसका जो मधुर हृदय है वो उसको प्राप्त हो, वो खाना चाह रही है उसको। लेकिन मगर जो है वो उतना बुद्धिमान नहीं है और बंदर जो है बुद्धिमान है, तो वो
मगर से यह कहकर अपने प्राण बचा लेता है कि उसका हृदय उसके पास नहीं है, वो तो जो है तट पर छूट गया है, तो मुझे तट पर छोड़ो, तब जाकर जो है वो मैं तुम्हारे लिए जो है अपना हृदय प्रस्तुत करूं। तट पर जो है मगर उसी को अपने साथ लेकर पहुंचता है बैठाकर, और जो है अवसर पाकर जो चतुर जो वानर है वो वहां से भाग निकलता है, और मकर जो है उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। तो किस प्रकार से हाथ में आया हुआ वो जो वानर है वो जो है वो भी उसके हाथ से छूट जाता है। तो मूर्खतावशात जो है कोई भी वस्तु जो है अपने हाथ से छूट सकती है, ये शिक्षा हमको जो है लब्ध प्रणाश देता है। अंतिम है अपरीक्षित कारक। परीक्षित का अर्थ है जिसकी परीक्षा कर ली गई है, अपरीक्षित अर्थात जिसकी हमने परीक्षा नहीं की, अर्थात जिसमें हमने अच्छी तरीके से विचार विमर्श नहीं किया। तो कोई भी कार्य बिना विचार के जब किया जाता है तो वो कार्य जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, हो सकता है आत्मग्लानि का कारण बन जाए। तो बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये नीति शिक्षा हमको अपरीक्षित कारक देता है। एक कथा है उसमें मुख्य कि एक ब्राह्मणी है, उसका प्रिय एक जो है वो नकुल है, नेवला है, और उसके घर का संरक्षण वो कर रहा है। एक समय में एक सर्प जो है उस ब्राह्मणी के शिशु को डसना चाहता है, लेकिन वो जो नकुल है वो उसका पालित है और प्रिय है, तो वो नकुल जो है उस सर्प से युद्ध करके उस सर्प को मार डालता है। लेकिन जब ब्राह्मणी उस घर में प्रवेश करती है तो नकुल के मुख में रक्त को देखकर ये विचार करती है कि इसने मेरे पुत्र को मार डाला, मेरे शिशु को मार डाला, और जो है बिना विचार किए उस नकुल की हत्या कर देती है, उसको मार डालती है। और बाद में पछताती है जब वो शिशु उसको कक्ष में सुरक्षित प्राप्त होता है, तो वो विचार करती है कि मैंने जो मेरे प्रति समर्पित था, मेरे प्राण से प्रिय शिशु की जिसने उस भयानक सर्प से रक्षा की, बिना विचार किए बिना परीक्षा किए मैंने उसे भी मार डाला, और बाद में केवल उसके हाथ में केवल पश्चाताप रह जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्य कथाओं से अन्वित हमारा ये पंचतंत्र है। और पंचतंत्र जो है संस्कृत का संभवतः एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व भर में प्रचार हुआ। कोई भाषा ऐसी नहीं होगी जिस भाषा में संस्कृत के इस पंचतंत्र का अनुवाद नहीं हुआ होगा। क्यों हुआ? क्योंकि पशुओं की कथा के माध्यम से राजनीति की शिक्षा देने वाला अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है ये पंचतंत्र, और विश्व में इस प्रकार के ग्रंथ इस दृष्टि से लिखे गए ऐसे कम ही प्राप्त होते हैं। और केवल भारत में प्रचार हुआ ऐसा नहीं, और भारत में हुआ तो एशिया में हो गया होगा ऐसा भी नहीं है। एशिया, यूरोप, ये तो है ही जहां जहां संस्कृत पहुंची, संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद पहुंचे, वहां वहां पंचतंत्र पहुंचा। अन्यान्य महाद्वीपों में भी पंचतंत्र का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ है। और देखते हैं, हमने जब संस्करणों की चर्चा की थी तो जो वो पहलवी संस्करण है, उस पहलवी संस्करण के माध्यम से सीरिया में, अरब में इसके अनुवाद हुए, और जो वो प्रथम जो कथा है करटक और दमनक की, उनके आधार पर ही जो है वो अनुवाद वहां पर प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से ये मूल पंचतंत्र के अंश है, ये भी सिद्ध होता है। और जब हम दक्षिण एशिया की चर्चा करते हैं तो वहां पर पंचतंत्र का एक रूपांतर हमको तंत्रोपाख्यान के नाम से प्राप्त होता है, जो कि जावा, सुमात्रा, लाओस आदि देशों में अत्यधिक प्रचलित है। ये पंचतंत्र का उन भाषाओं में प्राप्त होने वाला एक रूपांतर है। तो पंचतंत्र में कुछ तो ऐसा है कि विश्व उसको अपना समझकर अपनी भाषाओं में अनुदित कर रहा है, उसके रूपांतर हो रहे हैं, लिप्यंतरण हो रहे हैं। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो लगभग 250 से अधिक इसके संस्करण, आज की दृष्टि से कहा जाए तो अब कहूंगा एडिशंस, इससे अधिक जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। और विश्व की अनेक भाषाओं में
इसके अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। और आनंद की वार्ता तो यह है कि पंचतंत्र का ये जो संस्करण हम देख रहे हैं या इन संस्करणों की जो चर्चा कर रहे हैं विश्वव्यापी, इनमें जो भाषाएं हैं वो भारत के बाहर की भाषाएं अधिक हैं, और भारत में तो कोई ऐसी भाषा है ही नहीं जिस भाषा में जो है वो पंचतंत्र का अनुवाद या मूल संस्कृत में उसका अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से हम पंचतंत्र के इस यात्रा प्रवास को देखते हैं और उसको जानने का संक्षेप में हमने प्रयास किया। सम्माननीय आयोजकों ने आज यहाँ पर अपना विषय रखने का अवसर दिया, उन सब के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इतिशम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हम लोग आज वर्तमान समय में जो हम लोगों के समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है, उसमें यह ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। जब हम अपने जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं तो उन लोगों को जब ऐसे ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे, जो हम लोग लगातार इस कार्यक्रम में जिस जिस ग्रंथों का अध्ययन करते जा रहे हैं, वह काफी मानव मूल्यों को बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो अंत में ये जो 10 मिनट की प्रश्नोत्तरी चलती है सर, उसमें हम लोग चाहेंगे कि जिनके जिनके प्रश्न है वो हैंड राइज करेंगे। सौरभ मिश्रा जी। प्रणाम सर। पंचतंत्र में जब हम लोग कुछ विषयों के विषय में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कहानियों के अर्थ कुछ अलग ही लगते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में चूंकि ये कथा लौकिक साहित्य की है, परंतु इसके कुछ अर्थों में बड़ी भिन्नता स्पष्ट होती है। इसका क्या कारण है? और द्वितीय सर, कुछ कहानियों में हम लोग देखते हैं कि अर्थ का कुछ वास्तविक मतलब नहीं निकलता है, ऐसा क्यों? धन्यवाद। सौरभ जी, ऐसा है कि ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये उस तत्काल की जो परिस्थितियां रही उन परिस्थितियों को तो द्योतित करते ही हैं, लेकिन इनके जो संदेश हैं वो सार्वकालिक हैं और सार्वदेशिक हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो परंपरा प्राप्त जो गुरुजन हैं, उन गुरुजनों के श्री चरणों में बैठकर उसका अध्ययन करें और जो उस ग्रंथ की जो ग्रंथियां हैं उसको उद्घाटित करने का प्रयास करें, क्योंकि संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसमें निरर्थक कुछ भी नहीं। यदि हमको परिचय हो जाएगा तो फिर वो भाषा और वो ग्रंथ अपने आप उन अर्थों को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि वो वाक्य स्पष्ट नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि कुछ कहानियों के जब हम लोग आते हैं कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है, उसमें केवल एक कथा रूप लगता है, कोई उद्देश्यात्मक नहीं लगता है। इस पर मेरा प्रश्न था। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि उसके उद्देश्यों को जानने के लिए हमारी दृष्टि हमको वहां तक व्यापक करने की आवश्यकता है, तो वो दिखेगा। और वो भाव जो है वो केवल जो श्रद्धेय गुरुचरण हैं वही आपको जो है बता सकते हैं। तो आप ग्रंथ लेकर उनके पास पहुंचिए और निश्चित रूप से वो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे कि किस पंक्ति का, किस कथा का जो है वो उद्देश्य नहीं है। जी। अब दूसरा है वसुधा भट्टराई जी। वसुधा, या अपना प्रश्न रखें। मेरा प्रश्न यह था कि जो पंचतंत्र की कथाएं हैं, क्या उसमें महाभारत और रामायण का भी प्रभाव दिखाई देता है क्या? वसुधा जो है, आप जो पूछ रही हैं कथाएं, पंचतंत्र के अंतर्गत जो है
वो रामायण और महाभारत का प्रभाव तो लक्षित होता ही है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो महर्षि व्यास की सूक्ष्मेक्षिका दृष्टि से बचा हो। तो निश्चित रूप से जहां उनको अवसर मिला है वहां उन्होंने कथाओं के माध्यम से जो है वो अपनी बात कही है, और पंचतंत्र में भी उसका प्रभाव हमको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। विशेष रूप से महाभारत के जो आख्यान हैं वो तो वहां पर प्रतिफलित होते हुए दिख रहे हैं। निशिकांत पांडे जी। नमो नमः महोदय। मम प्रश्नः अस्ति, पञ्चतन्त्रत विष्णुशर्मा महोदयस्य विरचितः अस्ति, किन्तु एषः महोदयः कस्य उपासकः वर्तते? इतोपि पञ्चतन्त्रम् इति तन्त्र यत् कथा उल्लेखितं वर्तते तद् तन्त्रम् इति किं तान्त्रिकस्वरूपं वर्तते वा? तन्त्र इत्यस्य अर्थः कः बोधः इति सूचयति समाजे? माने समाजे तन्त्रद्वारा पंचतंत्रद्वारा किं सूचयति? एतत्तु लोककथा नीतिकथा उपदेशात्मक सर्वं वर्तते, किन्तु किं सूचयति एतदेव मम प्रश्नः वर्तते। मया मम व्याख्याने उक्तं वर्तते यत् तन्त्रम् इति शब्दः तनुविस्तारे धातोः निष्पन्नः, ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति अयं शब्दः निष्पद्यते। परं प्रत्येकस्मिन् शास्त्रे प्रत्येकस्य शब्दस्य कश्चित् विशिष्टः अभिप्रायः वर्तते। अत्र कश्चित् तांत्रिक अभिप्रायः, आगमपरक अभिप्रायः वर्तते इति सम्प्रति अहं न मन्ये। तन्त्रं नाम शास्त्रम्। सर्वत्र शास्त्ररूपेण तन्त्रं वर्तते। एवमेव यत् आगमरूपेण प्रसिद्धं वर्तते तदपि स्वविस्तारद्वारा स्वत्राणं कथं करणीयं, रक्षा कथं करणीया, तस्य अपि एतदेव अभिप्रायः वर्तते। शास्त्रमाध्यमेन अपि अत्र विभागरूपेण वा अथवा राजनीतितन्त्रम् अथवा राजतन्त्रं, स्वतन्त्रम् इत्यादिषु पदेषु यथा तन्त्रम् इति शब्दः यदा दृश्यते तत्रापि कश्चित् विशिष्टः विषयः एव तत्र उपब्रह्मितः वर्तते, एतत् ज्ञायते। कुछ प्रश्न चैट बॉक्स में भी उपासकः अस्ति महोदय। निशिकान्तः आं महोदय। एतदलम् अस्ति। कुछ चैट बॉक्स में भी प्रश्न है। एक प्रश्न तो यह है कि प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदय द्वारा रचित अभिनव प्रपंच तंत्र और ये जो पंचतंत्र हैं, इनके पार्थक्य और को लेकर के है, जो इन दोनों में क्या समानता क्या असमानता है। दूसरा प्रश्न जो है मैं एक साथ बता दे रहा हूं, तो आप अपने स्तर पर उसका हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है जो कि ये पहला प्रश्न जो था, ये प्रश्न वैशाली शुक्ला का है। दूसरा पवन मेहता महोदय का है, जो कि पंचतंत्र की कथा जो है उसमें हिंसा के भी देखा जाता है। इसके साथ साथ कास्ट सिस्टम और लिंग भेद जो है इसकी भी कहीं न कहीं पुट दिखाई पड़ती है। आपके विचार इस संदर्भ में क्या है, ऐसा कुछ इनका प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है उसमें कृष्णकांत जी पूछ रहे हैं, जो कि मूर्ख पुत्रों को 6 महीने के अल्प समय में राजनीति जैसे विषय अवगत करवाकर नीतिवान बना दिया, ऐसे में आचार्य जी की पाठक शैली तरीका कैसा रहा होगा। ये 3 ये प्रश्न थे। अब इतने ही प्रश्न होना है, शेष चैट बॉक्स बंद किया जा रहा है, अभी नहीं प्रश्न लिया जाएगा और अतिरिक्त प्रश्न नहीं लिए जाएंगे क्योंकि समय सीमा को ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये 3 प्रश्न जो हैं इनको आप देख सकते हैं। ऐसा है कि जो प्राश्निक हैं उन प्राश्निकों की अपनी अपनी जिज्ञासाएं हैं और समय सीमा में जो है उन सभी का समाधान होना जो है वो काल का अतिक्रमण करना होगा। और
आचार्य विष्णु शर्मा जी ने तद्देश काल परिस्थिति के अनुरूप, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं, जो श्रद्धेय गुरुजनों से सुना है, मनुष्य का नाम लेकर, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर यदि आज भी कुछ कह दिया जाए तो उसको अच्छा या बुरा लग सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति और पशुओं की प्रवृत्ति में बहुत अंतर नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। सब समान ही तो है। अधोगामी प्रवृत्ति होना यह साहजिक प्रवृत्ति है मानवों की। तो जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसका बोध कराने के लिए ही इस प्रकार की नीति कथाओं की आवश्यकता संभवतः प्रतीत हुई श्रद्धेय आचार्य को, और उन्होंने जो है तद्देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो है इस प्रकार के पात्र गढ़े, जो कि आज भी विभिन्न नाम रूपों के साथ कथनचित समाज में हमको दिखाई देते हैं। जो पारंपरिक आचार्य हैं, कथनचित किसी के लिए यदि उनको उसकी क्रूरता या उसके जो है चतुराई के बारे में यदि कहना होगा तो कह देते हैं कि देखिए, ये कोई यदि समुदाय होगा या दो चार लोग होंगे तो कह देते थे श्रद्धेय आचार्य तेलंग जी कि बोले देखिए दमनक करटकार है। तो वो प्रवृत्तियां तो जो है वो विद्यमान है, नाम रूप कुछ और भी हो सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने किसी की भावनाएं जो है वो आहत न हो, वहां कोई लिंग भेद या कोई स्त्री विमर्श की स्थितियां वहां पर स्थापित करना जो है श्रद्धेय आचार्य का हेतु कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन समाज में हो जाए, यथा रीति से हो जाए, जैसा है यथा तथ्य हो जाए, उसका तो उन्होंने उत्तम प्रयास किया है। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो है अन्य जो जिज्ञासु हैं वो श्रद्धेय जो समन्वयक महोदय हैं उनसे, और यदि समय होगा तो हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा वो हम कर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, क्योंकि काल की नगरी से हूं तो काल का बिल्कुल अतिक्रमण नहीं करूंगा। समय अतिक्रांत हो गया 3 मिनट। निश्चित रूप से रोनी, प्रश्न बाद में रीडायरेक्ट किया जाएगा। ये विश्वेश्वर कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तरी का क्रम भी काफी बढ़िया रहा और हम लोग इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी को से निवेदन करते हैं कि एक जो हम लोगों की औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन का, उसके लिए आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। नमो वाग्देव्ये। आज जब पंचतंत्र पर ये जो कार्यशाला प्रारंभ हो रही थी तो सबसे पहले यही ग्रंथ रखा गया था जो कि पंचतंत्र का अध्ययन हो। ये मुख्य संयोजिका जो है उनका मंतव्य था जो कि इस ग्रंथ का हो ताकि छात्रों को कुछ लाभ मिले, बच्चे कुछ सीख पाए। लेकिन कलेवर बढ़ता गया और आप लोग देखते हैं आप लोगों के साथ है इतना कुछ। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में ही कुछ एक घोषणा भी बची हुई थी सूचना के रूप में, वो भी अभी मैं प्रस्तुत करूंगा, इसलिए 5 मिनट आप लोग धैर्य रखेंगे और सभी अनिवार्य रूप से अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि आपकी स्क्रीनशॉट भी रखी जाए, सुरक्षित रखी जाए तो कि आप अंत तक बने रहते हैं। हालांकि रिकॉर्ड जो है वो भी आपको दिखेगा ही। तो आज जब पंचतंत्र के लिए प्रशिक्षक का अन्वेषण होने लगा तो बहुत अधिक समस्या हुई। कोई भी पंचतंत्र को हाथ लगाना नहीं चाह रहा था। 2 प्रशिक्षक फाइनल किया गया अंत में, और फाइनल आप लोगों के समक्ष 1 प्रशिक्षक रहे। तो अब क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ, वो कुछ अभी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा बहुत हद तक। यह जो जाह्नवी के बैनर तले जो भी कार्यक्रम होता है उसका एकमात्र जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है गुणवत्ता।
गुणवत्ता से कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म पर अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे व्यक्ति जो हैं वो प्रस्तुत होना चाहते हैं। वो प्रशिक्षक भी वैसे ही होते हैं और प्रशिक्षु भी वैसे ही होते हैं। उसका एकमात्र कारण यही है। और ये जो आ रहा है क्वालिटी, ये जो हमारी पूरी टीम है उसके कारण ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टीम के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि उससे और उनका उत्साह हो। और इसी टीम में सह संयोजिका है ज्योत्सना द्विवेदी जी, उन्होंने इनका नाम सजेस्ट किया था। तो मैंने उनको बार बार कहा था, आप ध्यान रखिएगा पंचतंत्र वाले में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो खैर आप लोग ये इसके लिए फीडबैक के लिए आप देंगे ही, आप बताएंगे जो कि 5 आउट ऑफ कितना देना है, ये टोटल 5 में कितना देना है, ये आप लोग देंगे ही, वो हम लोग देखेंगे। हमारी दृष्टि से मैं संतुष्ट हुआ, क्योंकि जिस तरह समय सीमा के में ये पूरा होना चाहिए उन सभी को लेकर के। तो पहला तो यह कि कार्यशाला जो है वो सैद्धांतिक रूप से न रहे, ये ध्यान रखा गया। प्रायोगिक पक्ष हो, आप कुछ आत्मसात कर सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा जो कि समय, वचन और कर्तव्य। तो समय हम लगभग 9:15 9:30 तक का हम मानकर चलते थे, लेकिन 9 ही दिया गया जानबूझ करके, जो 1 घंटे में आप खत्म करिए ताकि होते होते 9:15 तक खत्म हो जाए, इससे ज्यादा न जाए। तो समय, वचन, कर्तव्य। और आज द्वितीय जो प्रथम जो थे उनको नहीं फिर अवसर मिला यहाँ पर। उसका कारण यही है कि उनकी प्रस्तुति समय से नहीं हो पाई। तो एक ये भी है जो कि आप आगे कभी आपका नाम अगर इस प्लेटफॉर्म से रखा जाता है तो आप समय का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें, और जो आपने वचन दिया एक बार जो कि आप उस दिन उस समय में ये कार्य करेंगे, तो मतलब करेंगे, किसी विषम स्थिति को छोड़ करके सामान्य रूप से करेंगे। अगर आप उससे हटते हैं तो मतलब आप हमेशा के लिए हटते हैं। तो ये समय, वचन, कर्तव्य जो है ये ध्यान रखा जाता है। दूसरा, डिजिटल अनुशासन, क्योंकि आप व्याख्यान में जुड़ते हैं, आप जानते हैं क्या स्थिति होती है, वो अनुशासन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसीलिए वीडियो, ये जो बार बार आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा जाता है, ये जो भी प्रशिक्षु हैं, मैं भी हूं यहाँ पर, अनिवार्य रूप से हम सीख लें कि एक मर्यादा है जो कि हम कैसे जुड़े, किस तरह से रहें, और बार बार कहना ना पड़े। जो 5 मिनट के लिए होता है ये होना चाहिए जो कि आप उपस्थित हैं। अब हम आते हैं दूसरा पक्ष था जो कि इनका जो प्रशिक्षण जो था, जिसमें कथा साहित्य का विकास, वैशिष्ट्य, वैविध्य, वैपुल्य, ये आत्मसात किए हुए ये पंचतंत्र की ओर आगे बढ़े, जिसमें रचना का समय, ये रचनाकार, रचनाकाल, रचना संस्करण, रचना विभाग, रचना वाचनाएं, फिर उसका विस्तार, इसकी चर्चा इन्होंने की। बहुत ही नपे हुए शब्दों में, एकदम उसी टाइम फ्रेम में आपने जितना बेहतर तरीके से पंचतंत्र को उपस्थापित किया, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है, श्लाघार्ह है। और हम मानते हैं जो कि जाह्नवी के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही प्रशिक्षक, ऐसे ही वक्ता की आवश्यकता है। तो एक बार हम सभी इनके लिए ताली तो यहाँ वैसे नहीं बजा सकते हैं, लेकिन हैंड रेज करके आप अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। अब अंत में एक सूचना जो है वह यह है कि जैसे हमने पहले कहा था, यह जितने भी कार्यक्रम ये पूरा हो रहा है, जितने ग्रंथों को लेकर के, वह ऑन रिकॉर्ड रहेगा, लिपिबद्ध रहेगा। रिकॉर्डिंग टोटल आपको YouTube पर आपको टोटल दी ही जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक का लगभग अप्रोक्सीमेट 5 मिनट का अंग्रेजी में जो सार जो होगा वो वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेगा प्रत्येक एपिसोड का। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया जो कि ये ग्रंथ के रूप में भी आपके समक्ष रहेगा। ग्रंथ में जो विषय वस्तु रहेंगे वो गुराना जी 2-3 मिनट अधिक ले रहा हूं मैं आपका, क्योंकि ये एक सूचना आपके समक्ष हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। उसमें प्रतिवेदन जो रहेगा वो रहेगा उस ग्रंथ में, जो आनंद त्रिपाठी जी प्रत्येक दिन भारतीय राजदूतावास काठमांडू में होते हुए ये आप प्रत्येक दिन जुड़ते हैं और तन्मयता से, तो एक प्रतिवेदन जिसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे प्रतिवेदन और क्या क्या किस तरह से हो सकता है, वो प्रकाशित होना है। इस पर अंग्रेजी में सार प्रत्येक एपिसोड का ये होना है।
इसके साथ साथ फीडबैक जो अंतिम दिन आप लोग देंगे, इसीलिए मैं ये बात इसलिए आज कह रहा हूं कि वो फीडबैक आप नपे तुले शब्दों में सोच समझ करके लिखेंगे, क्योंकि वो उसी में से छांट करके दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपका फीडबैक हटाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेख जो है, लेख उसमें रहेंगे प्रत्येक ग्रंथ का एक लेख। इसमें अभी तक हमने जो निर्धारित किया था वो केवल था जो कि जो प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा जो दिया गया लेख रहेगा 5-6 पेज का, वही रखेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया कि नहीं, जो प्रशिक्षु हैं, इसमें बहुत सारे वरिष्ठ प्रशिक्षु हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ करके लिख सकते हैं। तो आप अपनी अभिप्सा अभिव्यक्त कर सकते हैं जो आप इस विषय पर, ये जो इस दिन कार्यक्रम होता है, लेकिन कार्यक्रम पर बेस्ड होना चाहिए। जो यहाँ पर चर्चा हुई थी उसको आत्मसात करते हुए, उनका नामोल्लेख करते हुए, और आप रिसर्च पेपर जिस तरह से आप करते हैं एकदम नामूलम लिखिते किंचित, इस तरह से आप 5 पृष्ठात्मक, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, 5 पृष्ठ का एक ग्रंथ को लेकर के होना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रशिक्षक भी दे सकते हैं और जो प्रशिक्षु हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये होगा कि बाद में वो स्क्रीनिंग करके फाइनल किया जाएगा उसको। ये ग्रंथ का स्वरूप रहेगा। इसमें और कुछ आप लोगों से सलाह लेकर के जैसे उसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा, ये होगा। ये ग्रंथ प्रकाशित होगा, इसमें आप लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये पहले मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही मैंने कहा 0 बजट का है, तो आप लोगों के लिए 0 बजट का ही रहेगा। तो ये आप लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन टाइम लाइन जो दिया जाएगा उसी टाइम लाइन में करना होगा आपको, ये ध्यान रखेंगे। एक केवल मेरा आप लोगों से निवेदन था, जो आप लोग प्रशिक्षु के लिए प्रश्नोत्तरी आदि के लिए पॉइंट्स दिया गया है, उसमें आप लोग ध्यान रखें, जब भी आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की क्वालिटी भी होनी चाहिए। ठीक, आपने देखा होगा जो कि यहाँ पर आप सीखते हैं उत्तर कैसे दिया जाए। आपने प्रश्न जो किया, प्रशिक्षक जो है उन्होंने जो उत्तर दिया उससे आप सीखते भी हैं कैसे उत्तर दिया जाए। इसी तरह प्रश्न कैसे किया जाए ये भी सीखिए। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था यहाँ पर जो कि तंत्र पद को लेकर निशिकांत का, अगर ग्रंथ को एक बार भी देखा हो, प्रारंभिक जो चर्चा हुई थी उसको थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, तो इस तरह का प्रश्न आप नहीं करेंगे। प्रश्न का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि प्रश्न गलत किया है, लेकिन प्रश्न का एक स्तर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं वो प्रश्न भी उसी स्तर का होना चाहिए। दूसरा ये भी सीखना चाहिए जो कि आप कब पूछ रहे हैं। जैसे रोनी या डोली है, ये अंत में प्रश्न पूछ रहे हैं जबकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आपको पता है जो कि इसी समय तक लिया जाता है, 4 प्रश्न लिया जाता है, तो आपको पूछना है तो पहले से आप में उत्साह होना चाहिए, पहले ही प्रश्न होना चाहिए। तो ये बहुत सारी कुछ बातें थी जो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है, जो कि आप में जितना भी व्यक्तित्व का विकास आपका हो सके, जितना कुछ आप सीख सके, क्योंकि आप ही यहाँ से जा करके विस्तार करेंगे। जब वेबिनार सीरीज शुरू हुआ था प्रथम बार, उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने प्रारंभ किया, तो बहुत कुछ यथावत रहा, बहुत कुछ तो ऐसे ही चलता रहा। तो इनमें से अगर 5 व्यक्ति भी इस तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते चलेंगे तो बहुत कुछ कंटेंट तैयार होगा संस्कृत जगत में और बहुत कुछ नया हो जाएगा। तो सभी को एक तंत्रेण बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोग बहुत धैर्य से इतना देर सुनते हैं, इतना बेहतर तरीके से रहते हैं, और जरा सा भी ये नहीं लगता है कि हम लोग साक्षात नहीं है। और विशेष रूप से ज्योत्सना महोदया को सहसंयोजिका है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इतने अच्छे रत्न को, वो रसगंगाधर में कहते हैं निमग्न क्लेशे, तो आप इस तरह ढूंढ करके आपने लाया। और जो आज के अतिथि रहे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से रहेगा ही कि आपको ढूंढ कर लाया गया, तो आपने उसको चरितार्थ किया जो नहीं, आप उस तरह के रत्न हैं जिनको किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह की प्रस्तुति के लिए सभी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अब हम लोग अंत में शांति मंत्र के साथ सामूहिक शांति मंत्र पाठ करेंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे पश्यन्तु मा कष्टं मा भवेत्
शांति 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 शांति। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। इसी के साथ आज की अतिथि की अनुमति से आज की सभा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं कल उसी समय में। का इंतजार है आप लोगों को। धन्यवाद। शुभ रात्रि।